जय हिंद। आज हम देखते हैं पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं। आज हम भाई पॉलिटी के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कंप्लीट करते हैं। 5 मिनट लगेगी या 10 मिनट लगेगी आपको, मैं बिल्कुल रिमेम्बर करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारा पार्ट 1 है भाई हमारा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताता है कि भारत जो राज्यों का एक संघ है। भारत जो क्या है, राज्यों का क्या है कि संघ है। और पार्ट 1 है भाई ये जो इसमें जो अनुच्छेद है भाई वो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पेपर में आ भी गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट में हम पता लगाते हैं कि भारत जो भाई भारत राज्यों का संघ है। राज्यों क्या क्या है, संघ है। मतलब संघ का मतलब होता है यूनियन है। मतलब क्या है, कई सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो कल ऐसा नहीं है कि कोई राज्य चाहे कि हम अलग होना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको पता होगा खालिस्तान की काफ़ी मांग होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको अलग कर देंगे। आर्टिकल 2 में बताया गया कि जो भारत की जो संसद है ना भाई, संसद है, अगर चाहे तो भारत का कोई भी विदेश का कोई भी राज्य आएगा ना वो भारत में मिला सकती है। जैसे कि आपको पता होगा जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे हमारा जो सिक्किम था, सिक्किम अपने संविधान में, या सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, लेकिन 35 का जो अमेंडमेंट हुआ था भाई उसके तहत सिक्किम को क्या कर दिया गया, भारत में ऐड कर दिया गया। 35 का जो क्लोज फर्स्ट है भाई उसको आपने याद भी रखना है, क्योंकि 35 का जो क्लोज फर्स्ट है ये आपको बताता है जो जम्मू कश्मीर है ना भाई, जम्मू कश्मीर के लोगों की नागरिकता है ना, जो 35 के आर्टिकल ए में 35 के क्लोज फर्स्ट में क्या है वो आपको पता करना है, मतलब याद भी रखना है आर्टिकल है उसमें। अब हम देखते हैं भाई आर्टिकल 3 में हम देखते हैं। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भारत की जो संसद है ना भाई, संसद है भारत के किसी भी राज्य का क्या कर सकती है, उसका किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, उसकी सीमा चेंज कर सकती है। बस यही है भाई आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 वो हमें बताता है कि संसद है ना, अगर आर्टिकल 2 और 3 का अगर यूज़ करती है तो उस केस में संसद को भाई किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति की परमिशन नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है जब भी सरकार ने आर्टिकल 2 और 3 यूज़ किए थे तो उस टाइम पे सबसे पहले प्रेसिडेंट से ही पूछा गया था। तो आर्टिकल जो इसलिए बता दिया कि दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी आर्टिकल 4 में। तो इस तरह भाई, और इसके बारे में हम पहले पार्ट के बारे में हम पता करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जैसे हमारा संविधान जब बना था तो उस टाइम पर जो संविधान जो बना था उसमें हमारे पास क्या थे भाई, 8 अनुसूची थी भाई, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे भाई। ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि संविधान शुरू में क्या थे, कितने शेड्यूल थे और कितने भाग थे। तो अब हम देखते हैं भाई हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ते हैं भाई। पार्ट 2 है, ये है हमारा पार्ट 2 है, ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में है, जो कि हमें बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता को इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप बोलते हैं। अगर दो बात याद रखनी है आपको, नागरिकता एक तो हम ब्रिटेन से लेकर आए हैं, उससे अलावा और याद रखना क्या, जो भारत में जो नागरिकता भाई एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। आप स्टेट के नागरिक हो सकते हो लेकिन देश के आप सिटीजनशिप हो। और उसके बाद हम देखते हैं भाई आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 5 हमें बताता है जब हमारा संविधान बना तो उस समय जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पर जो भी भारत में लोग रह रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर और किसी कम्युनिटी से हो, तो उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी जिस दिन संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 6 में बताया गया भाई कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है लेकिन क्या भारत से चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, क्योंकि विभाजन हो गया था, उस पश्चात काफ़ी लोग भारत के हिंदू थे जो पाकिस्तान में चले गए थे। तो उसी में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन संविधान बनने से पहले भारत में वापस आ गया वो, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी भाई। आर्टिकल 7 में बताया गया है कोई भी पाकिस्तानी या फिर भी कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा है उसको भी भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ये आर्टिकल 5 और 6 ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 5 थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद हम देखते हैं भाई आर्टिकल 10 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 10 आपने याद रखना है। आर्टिकल 10 बताता है अगर आप क्या कोई भी विदेशी नागरिकता अगर आपने प्राप्त कर ली तो आपकी भारत की नागरिकता भाई स्वायत्ता ही ख़त्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी अगर आपने विदेशी नागरिकता मिल गई तो। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 11 भाई। आर्टिकल 11 में बताता है कि अगर आप नागरिकता आपको कौन देगा या फिर कौन छीन सकता है नागरिकता, वो आपको संसद का काम है। और संसद में कौन सा डिपार्टमेंट है? संसद में है भाई होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री है भाई, वो ही आपको क्या देती है? नागरिकता देती है, और वो ही नागरिकता आपको छीन सकती है। 2 पॉइंट और इससे आपको याद करने हैं। क्या आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं भारत में? 5 तरीके से अब आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं भारत में, और आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है सिर्फ 3 तरीक़ों से। छीनी जा सकती है ये 3 तरीक़ों से। 3 तरीके कौन से होते हैं? एक तो अगर आप भारत की नागरिकता छोड़कर अगर कोई विदेशी नागरिकता अगर आपने प्राप्त कर ली तो आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है अगर आप कोई भी देश विरोधी अगर कोई काम करते हो देश के लिए जिसके लिए खतरा है तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और उससे अलावा क्या, अगर आपको अपनी अच्छा से अगर अपनी नागरिकता को त्याग करना चाहते हो तो भी आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं भाई पार्ट 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसका नाम फंडामेंटल राइट है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अगर मैग्ना कार्टा एक बेसिकली ब्रिटेन में एक प्रथा थी, वहाँ से लिया गया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमारे जन्म से ही मिल जाते हैं भाई। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या फिर किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन पार्ट 3 में अगर किसी भी आर्टिकल में आपका हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पार्ट 3 के बारे में अब डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पार्ट 3 जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके अभी याद करना है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में बताया गया है स्टेट की परिभाषा के बारे में बताया गया है। स्टेट मीन्स राज्य। कोई भी बॉडी भाई, कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बॉडी जिसको भी सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, अगर किसी कोई पैसा दिया जा रहा है तो वो स्टेट के अंदर आती है, चाहे वो उसके अंदर प्राइवेट संस्था हो जाएगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो जाए, ये सब भी आर्टिकल 12 के अंदर आ जाएगी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत। तो आर्टिकल 13 में बताया गया है, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जब हमारा संविधान बना भाई उस टाइम पर काफ़ी सारे, क्योंकि आपको पता है कि जो कि भारत का जो संविधान था 1935 के रेगुलेशन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, और उससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग अधिनियम या कानून पारित होते थे जो कि हमारे संविधान पर लागू होते थे। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, वो बता दिया आर्टिकल 13 में कि आज से जब भी हमारा संविधान बना उससे पहले के जितने भी अधिनियम होंगे या भी जो भी कानून होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे भाई। ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वे हमारे देश के लिए लोगों के लिए अच्छे नहीं थे। इसलिए वो क्या बता दिया का आर्टिकल 13 के तहत जो भी पहले के अधिनियम हैं संविधान बनने के ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में बताया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं इसको, इक्वलिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पढ़ के जाना है। आर्टिकल 14 में बताया गया भाई कानून के आगे सभी लोग समान, कानून के आगे सभी लोग समान हैं। इसी के तहत आपके 2 पद हैं, दो, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो है भाई कानून के आगे समक्ष समानता, समक्ष समानता, और दूसरा है कानून के आगे समान संरक्षण। ये जो पद है भाई, यो आर्टिकल जो संरक्षण है ये हमें लिया यूएसए से, और कानून के आगे समक्ष समानता ये हमने लिया ब्रिटेन से। क्योंकि आप समक्ष समानता का मतलब लग रहा है क्योंकि समाज में सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग आरक्षण दिए जाते हैं आकर सरकार के द्वारा। तो उसी तरह बताया गया भाई कि इसके समानता लानी पड़ेगी। संरक्षण का मतलब लग रहा है आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, समाज में लोगों की स्थिति सेम नहीं है तो उसको लिए कंजर्वेशन करना पड़ेगा, इसके लिए है कंजर्वेशन। तो आर्टिकल 14 अपने आप में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 भाई। आर्टिकल 15 हमें बताता है
कोई भी जो भी सरकार है ना भाई, सरकार सरकार कह लो या फिर राज्य कह ले, राज्य की परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें बताया गया है कि जो भी राज्य या सरकार है किसी भी व्यक्ति के 5 तरीकों से भेदभाव नहीं कर सकती। धर्म के आधार पर, उस व्यक्ति का क्या जाति है उसके आधार पर, वंश के आधार पर, क्या उसका पिता इस वंश का था इसके इस आधार पर नहीं की जा सकती जाति धर्म वंश। उसके बाद है भाई लिंग के आधार पर, क्या वह फीमेल है या फिर मेल है, क्योंकि आपको पता है पहले के समय में लिंग के आधार पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और नेक्स्ट जो है वो है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर कि भाई कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का और कोई व्यक्ति हरियाणा का है तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। उसके आधार पर कोई भी सरकार है किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि जो भी सरकारी नौकरी होंगी ना भाई, सरकारी नौकरी, उसमें सभी लोगों को समानता दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सरकार है या फिर कोई भी राज्य है, सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। आपके दिमाग में आया होगा तो फिर आरक्षण किस बात का, आरक्षण एक अलग मुद्दा है, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम पढ़ते हैं भाई आरक्षण के ऊपर क्या विवाद है क्या नहीं है। फिलहाल आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आर्टिकल 16 है जो हमें बताता है कि जो सरकार है नौकरी के सरकारी नौकरी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 हमें बताता है कि सरकार है भाई किसी भी प्रकार की उपाधियाँ नहीं देगी। सॉरी, आर्टिकल 17 है जो हमें बताता है भाई सरकार है ना भाई किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी छुआछात नहीं करेगी। छुआछात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचबिलिटी, आपको पता है पहले के समय में ये काफ़ी था लेकिन अब नहीं है भाई। तो आर्टिकल 17 आपको याद रखना है। आर्टिकल 18 में बताया गया सरकार है भाई किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं देगी। उपाधि का मतलब आप अवार्ड से परिभाषित न होना, अब अवार्ड्स अलग चीज़ होती है। तो फिर आप जैसे पहले के समय में जो अंग्रेज सरकार थी वह सर की उपाधि दे देती थी, नाइटहुड की उपाधि दे देती थी, ये जैसी कोई भी उपाधि है सरकार नहीं देगी किसी व्यक्ति को, क्योंकि समानता के विरुद्ध है। अवार्ड्स हो जाएंगे या फिर आपने जो पोस्ट प्राप्त की है, जैसे मान के चलो कोई आपने डॉक्टर बना है तो आपके डॉक्टर आपने प्राप्त किया है या आपने किसी ने दी नहीं है। तो आर्टिकल 19 के बारे में आप पढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 19 से लेके आपने डायरेक्ट याद रखना आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में ये है कानून के आगे समान संरक्षण। आर्टिकल 19 में भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्वतंत्रता की चर्चा है आपके, राइट टू फ्रीडम। इसमें भाई आपको काफ़ी क्लोज याद रखने हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्लोज। इसी का जो पहला क्लोज है भाई वो है आपको बोलने के अधिकार है। सेकंड इसी में बताया गया आकर बोलने का, सभा का, संगठन का, चारों ओर घूमने का, निवास का, संपत्ति का, और नेक्स्ट है भाई रोजगार का। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं भाई, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको क्लोज दिया जाएगा कि 19 के क्लोज 4th में क्या बताया गया है, 5th क्लोज में क्या बताया गया है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। संपत्ति का अधिकार से थोड़ा सा अभी बता देता हूँ मैं आपको। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा पहला फंडामेंटल राइट था, लेकिन वर्तमान इसको हटा दिया गया सरकार के द्वारा। इसको आप 44 अमेंडमेंट था जो कि वो आया था 1978 में, उसके तहत इसको हटा के भाई कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब अब जब भी चाहेगी सरकार आपसे छीन सकती है। कोई भी सरकारी बॉडी है, कोई भी सरकारी ज़मीन है, सरकार उसको छीन सकती है। ये जितने भी आर्टिकल मैंने आपको बताए या क्लोज जितने भी बताए, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे बोलने का अधिकार है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सरकार के विरुद्ध बोल जाएंगे या फिर संविधान के विरुद्ध बोल जाओगे, वैसा नहीं है। आप सभा कर सकते हो लेकिन शांतिपूर्वक हो सकती है। संगठन हो सकता है लेकिन आप जैसे लोगों को हो सकता है, आप आतंकवादियों का संगठन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 आपको बस इतना याद रखना भाई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आपने क्लोज याद रखने हैं, जिसमें आपको कई क्लोज हैं भाई। सबसे पहले बताए किसी भी व्यक्ति को एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी, एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी
अगर आप अलग अलग क्राइम करते हो तो आपको अलग अलग सज़ा दी जाएगी, लेकिन एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट अब मैं सेकंड जो क्लोज है वो बताता है, उस टाइम की सज़ा दी जाएगी, उस टाइम की सज़ा दी जाएगी जिस टाइम पे कानून बना हुआ है। तो आज मान के चल आज के लिए अलग कानून है, तो 10 साल पहले कोई अलग कानून था, या फिर 10 साल बाद कोई कानून आ जाएगा, उस टाइम पे किसी ने क्राइम किया तो उसी टाइम पे उस व्यक्ति के कानून के आधार पर सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट जो इसका क्लोज 3 है वो बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध है ना गवाही नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध है भाई गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपको ये 3 क्लोज याद रखने हैं, इसके ये डायरेक्टली पेपर में आते हैं। नेक्स्ट वो हम देखते हैं भाई आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये हमें बताता भाई प्राइवेसी का अधिकार है भाई, या फिर जीवन का अधिकार, ये सभी याद रखें भाई। इसी केस में आर्टिकल 21 में याद रखिए पुट्टा स्वामी केस हुआ था, निजता का अधिकार था पुट्टा स्वामी केस। साथ में आपने इसमें याद रखना मेनका गांधी केस भाई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आर्टिकल 21 किससे है, जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 के क्लोज फर्स्ट में आपको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जिसके तहत आपको 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक आपको नेसेसरी सरकारी स्कूल में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पढ़ाई दी जाएगी। उसके अलावा इसी में बताया गया 0 से लेकर 6 साल के बच्चे होंगे उनका पौष्टिक आहार प्रदान करना। जैसे कि आपको पता है आंगनबाड़ी जैसी संस्था है सरकार के द्वारा खोली गई है। निजता का अधिकार है, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो सिर्फ आर्टिकल 21 पर लगा देना भाई, 21 के कई सारे क्लोज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमें बताता है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में था गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुलिस वाला है आपको बिना किसी कारण बताए आपको थाने में नहीं ले जा सकता। आपको सबसे पहले आपको वो बताएगा कि आपका कारण क्या है, किस कारण के आप लेकर जा सकते हो। अगर उसके बाद अगर वो लेकर जाता है तो 24 घंटे में आपको वो कस्टडी से हटा के आपको क्या लेकर जाएगा, न्यायालय में लेके जाएगा। उसके बाद ही न्यायालय में जो जज बैठे होते हैं भाई वो 24 घंटे उनका टाइम होता है, शिफ्ट वाइज होते हैं, तो वो ही बताएंगे आपको इनको क्या करना है, आगे के उनके ऊपर क्या काम करने हैं। तो उसके बाद आर्टिकल 22 ख़त्म होता है भाई। उसके बाद याद रखिए भाई जब 24 घंटे में न्यायालय लेके जाते हैं तो छुट्टी का समय हो जाएगा, या फिर या यातायात में मान के चलो कहीं पर ट्रैफिक होगी जाएंगे तो उस टाइम पर ज़्यादा समय लग सकता है, तो वो टाइम 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने यह वीडियो पसंद आई होगी भाई। अब ये वीडियो आगे ज़्यादा बड़ी ना हो जाती है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका। थैंक यू भाई।